Thank you very much. It's my pleasure to having you here on this call. Okay, sir. तो प्लीज हम आपकी जो जर्नी है हमारे साथ रही कोरू कंसल्टेंट्स के साथ, तो इस वाले से काइंडली आप हमें बताइए कि कैसी आपकी जर्नी रही। इससे पहले सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए, आपकी क्या प्रोफाइल थी और आपने कोरू को ही क्यों चूज किया, कोरू कंसल्टेंट्स को इस कैटेगरी के लिए स्पेसिफिकली फॉर दिस कैटेगरी बी टू एन डब्ल्यू। सलाम अलैकुम। सबसे पहले आपको और जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको सलाम अलैकुम। ब्रदर, मेरा जर्नी शुरू हुई थी 2022 के अंदर। और 2022 के अंदर उस वक्त ये EB2 बिल्कुल भी नहीं आया था। और मुझे ऐसी ही कोई मार्केटिंग मैसेज आया था रिगार्डिंग EB2 प्रोग्राम। एंड व्हेन आई जस्ट गॉन थ्रू इनटू इट, देयर आई गॉट टू नो दैट देयर इज समथिंग लाइक इमिग्रेशन फॉर यूएसए पर्टिकुलरली। क्योंकि हम लोग बचपन से यूएसए का तो ऐसा ही समझते आए हैं कि जी ये हमेशा कोई ब्लड रिलेटिव हो वही स्पॉन्सर कर सकता है। हमें ऐसी कोई स्किल्ड माइग्रेशन के बारे में नहीं मालूम था। तो ये थोड़ा नाकाबिले यकीन था मेरे लिए। लेकिन फिर जाहिर सी बात है, जब इसके ऊपर काफ़ी वर्कआउट किया गया, एनालाइज किया गया, तो फिर अ, ठीक है, समझ में आया कि नहीं यार, ऐसा कोई प्रोग्राम है जो कि न्यूली लॉन्च किया गया है। अच्छा, उससे पहले आई वॉज इन्वॉल्व इन मल्टीपल इमिग्रेशन। इन्वॉल्व से मुराद के आई हैव अप्लाइड फॉर मल्टीपल इमिग्रेशन, लेकिन अनसक्सेसफुल था। कभी आइट्स के बैंड्स ऐसे नहीं आ रहे होते थे जिसकी वजह से ऊपर नहीं हो पा रहा होता था। लेकिन फाइनली ये एक ऐसा प्रोग्राम था इसमें आइट्स की कोई जरूरत नहीं थी। तो खैर और मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने इस प्रोग्राम को ओके करके, जब मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन या इसके लिए जब मैं अप्लाई करने के प्रोसीजर में था, मतलब जब इस प्रोग्राम के बारे में मुझे 2022 में पता चला था, उस वक्त मैं पीटी की तैयारी कर रहा था फॉर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। तो वो मैंने छोड़ दी थी जब यूएस का पता चला और जब मैंने इसकी फीस वगैरह पे की। टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई अप्लाइड एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, एज अ फाइनेंशियल पर्सन। ठीक है, मेरा पूरा करियर फाइनेंस एंड बैंकिंग के बैकग्राउंड के से रिलेटेड है, अकाउंटिंग फाइनेंस एंड बैकग्राउंड। उसी में मेरा जो है वो मेरी उसी में तालीम है। और उसी के अंदर मैंने सर्टिफिकेशंस की हुई है अपने आप को फर्दर पॉलिश आउट करने के लिए। अ, और वही उसी के अंदर मेरा करियर है। आई मीन आई डिड नॉट डाइवर्सिफाई माई करियर टूवर्ड्स एन अदर इंडस्ट्री लाइक HR और मार्केटिंग और एनी अदर क्वालिटी और एनी अदर थिंग बेसिकली। जिसके अंदर मेरी एजुकेशन है उसी के अंदर मैंने अपने आप को परसू किया अपना करियर, और उसी के अंदर मैं ग्रो कर रहा हूँ आज तक। यार, 2022 के अंदर मैंने ये अप्लाई किया था। और अक्टूबर 22 की बात है। एंड December 22 आई रिसीव माई पिटिशन अप्रूव्ड। राइट? आर यू गेटिंग माई वॉइस? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, तो मुझे काइंडली ये बताइएगा कि आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे आपकी फील्ड के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको क्या आप रिकमेंड करेंगे ईबी टू एनआईडब्ल्यू के हवाले से? यार, EB2 NIW के लिए जो जो अप्लाई करता है, मैंने पहले भी अपने कुछ इंटरव्यूज के अंदर ये लोगों को बारह बताया। और यहाँ पर मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों ने काफी अप्रोच किया रिगार्डिंग आफ्टर गेटिंग द सक्सेस फ्रॉम द आफ्टर गेटिंग द वीजा बेसिकली। तो मैं उन सब लोग को ये कहता हूँ कि अपनी स्ट्रॉन्ग इस तरीके एजुकेशनली अपनी स्ट्रॉन्ग बहुत करें प्रोफाइल को। बिल्कुल। And how it's going to be strong that as soon as more you are going to get your certificates, क्योंकि in your respected field, in your respected education field। जैसे मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, मैंने फाइनेंस से रिलेटेड अपने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं। दैट आई हैव सबमिटेड इन द पिटिशन टाइम। For the petition approval, I have submitted along with all the supporting documents. So these certificates were the very helpful in getting my petition approved in a very smooth way। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये EB2 प्रोग्राम जो है वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकंड कैटेगरी है। स्किल जो प्रोग्राम है, कि वो आपकी ये स्किल देखते हैं कि आपने अपनी एजुकेशन जिस डिसिप्लिन में की गई है, आपका करियर उसी डिसिप्लिन में होना चाहिए। और उसी के अंदर आप परसू करते रहें, अपने करियर गोल्स को अचीव करते रहें और ग्रो करें। तो मैंने भी यही किया है कि मैंने जिस तरह बताया कि मैं फाइनेंस बैंकिंग बैकग्राउंड का हूँ, मेरी एजुकेशन भी उसी के अंदर है। तो मैं भी जो सर्टिफिकेट्स करता हूँ अपने आप को अपडेट करने के लिए, वो मैं इसी से रिलेट कर रहा हूँ और इसी इंडस्ट्री के अंदर ही मैं अपना करियर परसू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये उनकी नज़र में जो कि स्क्रूटनी कर रहे होते हैं, जो कि आपका ऑडिट कर रहे होते हैं आपके केस का वहाँ पर USCIS के अंदर, वो यही चेक करते हैं कि ये डाइवर्सिफाइड नहीं है, इसने अपना करियर नहीं
छोड़ के दूसरा करियर नहीं ज्वाइन किया हुआ है। इसने अपने करियर को के अंदर ही ग्रो कर रहा है और ये अपने आप को पॉलिश कर रहा है बाय टेकिंग मोर सर्टिफिकेट्स। बिल्कुल। सर्टिफिकेट्स दो किस्म के होते हैं, एक अचीवमेंट होते हैं और एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं। मैं पर्टिकुलरली ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग से ये होता है एज पर कि एज पर एआई या एज पर टुडेज एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं हर फील्ड के अंदर। तो आपको अपने आप को ग्रो करने के लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, और अपडेट करने के लिए आपको नए नए सर्टिफिकेट करने पड़ते हैं, सो दैट यू कैन compete विद इन टुडेज वर्ल्ड। ऑलराइट। दैट्स तो ये है सिनेरियो कि अपने आप, अपने जितने आप सर्टिफिकेट्स स्ट्रांग, अपना जितना एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रांग रखेंगे ना, अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा और इजी स्मूथ हो जाएगा आपकी पिटिशन को अप्रूव करने में। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रोफेशनल एडवाइस। सर, हमारी टीम के हवाले से आप बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारी प्रोसेसिंग टीम का और कोरू की टीम का इस पूरे प्रोसेस के अंदर। यार मैं अगर आप इसको कहेंगे, देखिए मैंने जिस तरीके से बताया, मैंने पहले जो है मैं काफी जो है वो ठोकर खा चुका था। मैं मतलब मैंने मल्टीपल जो है वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, और मैंने काफी जगह पैसे फंसा भी दिए थे, और कई जगहों के ऊपर जो है पैसे डूबे हुए भी हैं, कोई झूठ बोल के पैसे लेके भाग गया। इस तरीके से मेरे साथ काफी हुआ होता। तो फॉर दिस ऑल्सो, व्हेन मतलब इतना ठोकर खाने के बाद भी जब मैं इनके लिए अप्लाई कर रहा था, तो मेरे दिमाग में ये था कि ये भी कोई ऐसी जो है वो कोई अली बाबा टाइप के लोग होंगे, या ये लोग भी ऐसी घुमा फिरा देंगे। लेकिन देखें, जब कोई सेलिंग करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग की मार्केटिंग टीम ने जब मुझे अप्रोच किया था, तो जिस तरीके से हर कोई सेल करता है कि सर आपका फौरन हो जाएगा और आपकी बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल है और ये और वो, हर कोई इसी तरीके से करता था। तो कोरू की तरफ से भी इसी तरीके से किया गया, और मैं भी यही समझता था कि नहीं यार, ये भी बस ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली व्हेन आई वर्क विद देम इन द ड्यूरेशन ट्यूब तक का मेरा वीजा लगा है, ठीक है, मेरा वीजा लगा है 2025 जनवरी के अंदर, और मेरा केस अप्रूव हुआ था दिसंबर 22 के अंदर। तो समझे जनवरी 23 से लेके मैं दिसंबर 24 तक अपने मतलब मेरे ग्रुप के ऊपर कोई अपडेट ये लोग देते रहते थे, जो इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। तो लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि क्योंकि जब मेरा एक ग्रीन सिग्नल मुझे मिला या जो एक पॉजिटिविटी आई है, तो ऑब्वियसली आई वुड से दैट यस, आई वुड रिकमेंड कोरू फॉर एवरी पीपल फॉर द इमिग्रेशन सर्विसेज। उसकी वजह यह है कि इन लोग के ऑनेस्टी मैंने देखी है, डिसिप्लिन मैंने देखा, और प्रोफेशनलिज्म देखा है। कोई बदतमीजी नहीं, कोई इस तरीके से कोई घुमाने वाली चीज नहीं। ठीक है, जैसे लोगों को घुमाया जा रहा होता है ऐसा नहीं, टू द पॉइंट, जो हो सकता है वो सच सच बताते हैं, जो नहीं हो सकता वो भी बता देंगे सर ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई लोगों को लारा लफा नहीं देना। ये चीज एक प्रोफेशनल और डिसिप्लिन में मैटर करती है। उसके अलावा क्योंकि मैं जिस तरीके से बताया कि मैंने वेट किया अराउंड अराउंड 1.5 ईयर मैंने वेट किया फॉर द इंटरव्यू। मेरा जनवरी 23 से लेके मेरा जो होता है डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट की जो एक ईमेल आती है, वो मुझे आई थी जुलाई 23 के अंदर कि योर केस हैज बीन डॉक्यूमेंट्रीली कंप्लीट एंड नाउ यू जस्ट वेट फॉर द इंटरव्यू डेट और इंटरव्यू ईमेल। ये बात हुई है अगस्त या जुलाई 23 की। जब से लेके मैंने दिसंबर 24 तक वेट किया है, और दिसंबर 24 में फाइनली वो एक गोल्डन ईमेल मुझे आई है कि यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर इंटरव्यू हैज बीन स्केड्यूल्ड, योर इमिग्रेशन इंटरव्यू हैज बीन स्केड्यूल्ड। तो यार ये जो 1.5 साल का टाइम था ना, ये जाहिर सी बात है हर किसी के लिए नहीं कट पा रहा होता, लेकिन आपको वेट करना पड़ता है। और इस दौरान मैं भी टेम्पर लूज कर जाता था, लेकिन आपके कोरू की जो स्टाफ होता था, जो टीम होती थी, वो मुझे बहुत प्रोफेशनली हैंडल करी होती थी। ठीक है, बहुत प्रोफेशनली और बहुत कन्विंसिंग वे में होती थी। ये कोई बदतमीजी, कोई जान नहीं छुड़ाते थे कि नहीं सर हम क्या करें, हमारा ये थोड़ी है, ये तो अमेरिका की तरफ से हो रहा है। कोई नहीं, नहीं, बहुत तमीज से और बहुत पॉजिटिव होप के साथ जो है ना, हमेशा मामलात को लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि इंसान हूँ भाई, जाहिर सी बात है, देखिए गुस्सा आ भी जाता है। तो इसलिए जो है ना वो टेम्पर में लूज कर जाता था, लेकिन आप लोग की टीम बहुत तमीज से इस चीज को हैंडल किया करती थी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों का ये अक्सर सवाल होता है कि मेरी प्रोफाइल तो ऐसी नहीं है, आई हैव जस्ट बैचलर्स और जस्ट मास्टर्स डिग्री, तो मेरा ये EB2 NIW का प्रोसेस होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने उन लोगों के बारे में सुना है जिनकी रिसर्च होती है, पब्लिकेशंस होती हैं, साइटेशंस होती है। तो इस वाले से आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आपका इस वाले से क्या एक्सपीरियंस रहा है। देखिए मैंने फिर आपको ये बताऊंगा कि सर्टिफिकेशन हो या रिसर्च हो, ये आपके लिए बहुत मैटर करती है। ठीक है, AB to NIW के लिए नो डाउट जो लिखा हुआ होता है जी, 16 ईयर एजुकेशन हो, या और उसके साथ साथ 5 से 6 साल का
प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो। ये आजकल हर किसी के पास होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैं फिर कहूंगा कि लोग होते हैं, ऐसी प्रोफाइल वाले भी होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी प्रोफाइल भी उनके साथ गई भी होती हैं जिन्होंने अपने आप को ज्यादा पॉलिश किया हुआ होता है, कुछ रिसर्च पेपर्स लिखे होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन की भी होती हैं। तो जो ऑडिट करने वाला एक ऑफिसर होता है ना, वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा जिसने अपने प्रोफाइल को ज्यादा स्ट्रांग किया हुआ होगा एजुकेशनली, ना कि उसको जिसने सिर्फ 4 साल की डिग्री ले ली हो। बिल्कुल। बात आ रही है समझ में? मैं समझ गया आपकी सिर्फ बात। 4 साल की डिग्री आज की दुनिया के अंदर मैटर नहीं कर रही है। अपने आप को आपको पॉलिश करना पड़ता है, अपने आप को आपको अपग्रेड करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है आज की दुनिया के हिसाब से। नए नए रिसर्च करें, सर्टिफिकेशन करें। जो जाहिर सी बात है, एक दफा बैचलर कर लिया, नया बैचलर तो आप करेंगे नहीं ऑब्वियसली। तो ये जो होते हैं एक एक महीने के सर्टिफिकेशन या दो दो घंटे के सर्टिफिकेशन, ये आपकी नई नई ट्रेनिंग आपके प्रोफाइल के अंदर एड ऑन कर देती हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन भी आपके केसेस को स्ट्रांग करती हैं, चाहे वो रिसर्च हो चाहे सर्टिफिकेशन हो। लेकिन 4 ईयर की डिग्री, 4 ईयर बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट में तो लिखा हुआ है, लेकिन इट इज द लीस्ट रिक्वायरमेंट। आपको अपने आप को कुछ ज्यादा कुछ करना, शो करना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग करने के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप बैचलर्स डिग्री के साथ जाहिर बात है कि आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, उससे भी आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो भी एडवांस हो रही है। टाइम बाय टाइम आप जी सर्टिफिकेशंस भी करते रहें, जाहिर बात है कि आपकी जो एजुकेशन है और आपकी जो फील्ड है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों सिमिलर है, उसको आप मजीद एडवांस कर रहे हैं। और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल। इसको एडवांस करना चाहिए ताकि आपकी पिटीशन, आपकी एप्लीकेशन वो मजीद स्ट्रेंथन हो। अच्छा सर, थोड़ा सा जी आप अपना एक्सपीरियंस बताएगा इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वाले से कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमारे साथ इंटरव्यू में क्या होगा, ऐसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जस्ट आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इस वाले से बता दीजिए इंटरव्यू के हवाले से कि कितना आप उस वक्त डिप्रेस थे, कि आप अपनी उस वक्त क्या फीलिंग थी वो भी बताइएगा, और ऑफिसर ने आपसे क्या क्वेश्चन पूछे तो उस वाले से भी आप बताइएगा। अच्छा, मेरा हुआ था इंटरव्यू, क्योंकि मैं यहाँ सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, तो मेरा इंटरव्यू हुआ था रियाद में, जो यूएस एम्बेसी है वहां पर मेरा स्केड्यूल था। मैंने जब अपना केस डाला था उस वक्त मैंने अपना इस्लामाबाद केस किया हुआ था, लेकिन इस दौरान मैं यूएस सऊदी अरेबिया मूव कर गया था। तो मैंने फिर अपनी एम्बेसी चेंज करवाई थी, और एम्बेसी चेंज करने में ही कोई 5-6 महीने लग गए थे। तो खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है। खैर, आपका जो सवाल है कि रिगार्डिंग इंटरव्यू, देखें ये जो इंटरव्यू था ये इमिग्रेशन इमिग्रेंट वीजा के लिए था, नॉन इमिग्रेंट वीजा के लिए नहीं था। नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है B1 B2 जिसको हम कहते हैं, जो कि हम मतलब जो 5 साल का लगता है, जो नॉर्मल ट्रेवलिंग के लिए किया जाता है, विजिट के लिए किया जाता है। उसके अंदर ये होता है कि वीजा ऑफिसर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ही हैज द पावर टू रिजेक्ट एंड अप्रूव योर वीजा एप्लीकेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंटरव्यू, इफ ही इज कन्विंस्ड ही इज गोइंग टू अप्रूव इंस्टेंटली राइट अवे, एंड इफ ही इज नॉट कन्विंस्ड ही विल रिजेक्ट इंस्टेंटली राइट अवे। ठीक है, ऐसा ही होता है, लेकिन ये नॉन इमिग्रेंट वीजा में होता है। इमिग्रेंट वीजा जो होता है, जो कि EB2 है, ये आपकी पिटीशन की बेस के ऊपर लिया जाता है। आपकी पिटीशन ऑलरेडी अप्रूव्ड हो गई है, और आपकी पिटीशन अप्रूव की जाती है after getting all your support, all your educational, your career, and your each and every documents scrutinized. After getting them scrutinized completely, then they approve your petition. और पिटीशन अप्रूव कर, एक पिटीशन ही अप्रूव होना ये एक चीज का सबूत होता है कि अब इनको वीजा इशू करना है। तो जो वीजा इशुएंस का जो मरहला होता है, यानी कि हमारा इंटरव्यू जो होता है वो एक फॉर्मेलिटी होती है। वहां ये वो लोग जाके के देखते हैं कि हम जिस XYZ जिस इंसान को हम ये वीजा इशू करके दे रहे हैं, आया है वही बंदा है जिसकी पिटीशन अप्रूव हुई थी, नहीं हुई थी। वो लोग एक एक जो है वो एक फिजिकल चेक देखना चाह रहे होते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ था कि जब मैं गया था, मुझे कोरू ने बड़ी अच्छी तैयारी करके एक पूरा क्वेश्चनर बना के दिया था, बेस्ड ऑन माई रेज्यूमे एंड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। उन्होंने पूरा क्वेश्चनर बना के दिया था कि सर वो आपसे ये सवाल कर सकते हैं, and with that questions they have also given me the responses, that what I am supposed to give the responses on the questions they are going to ask to me, right? तो उन्होंने, खैर गोरू ने तो बड़े अच्छे तरीके से मुझे पूरी तैयारी करके दे दी थी, लेकिन मैं जब वहां पर गया तो उनके साले उनके जो थे ज्यादातर सवाल ही नहीं, तो उनका सिर्फ एक मेन सवाल था कि जी अगर आपने वहां जाके आपका क्या करने का प्लान है। ठीक है, और ये एक लेजिट क्वेश्चन है कि भाई आप क्या करेंगे, आपका क्या प्लान है, आप यहाँ से जा रहे हो, आपने कहीं कुछ अप्लाई वगैरह किया, आपने कुछ जॉब वॉब किया? तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, जिस तरह कोरू ने मुझे ऐसे सवाल के कुछ रिस्पॉन्ड बताए हुए थे कि मुझे वहां बता देना चाहिए कि हाँ जी मेरे इंटरव्यू चल रहे हैं।
दे आर इन अ वेरी इनिशियल स्टेज, लेकिन नथिंग हैज बीन मटीरियलाइज्ड। ठीक है। तो मैंने जवाब दे दिया, बस ठीक है, उनके लिए सही था। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये भी देख रहे थे कि उनके पास एक चेकलिस्ट खुली हुई थी उनके स्क्रीन के ऊपर, और वो मुझसे क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे वेदर आई हैव प्रोवाइडेड इन माय इनिशियल एप्लीकेशन, जो जो मैंने उनको चीजें प्रोवाइड की हुई थी वो उनकी सामने स्क्रीन के अंदर थी। तो वो ऐसा लग रहा था चेकलिस्ट के ऊपर चेक मार्क कर रहे हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपने एमबीए किया हुआ है, ओके। आपने किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, इस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, ओके। अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, मतलब उस वक्त मैं जहाँ कहीं जॉब कर रहा था जब मैंने अप्लाई किया था, वहां उस वक्त वहां वहां का नाम लिखा हुआ था, लेकिन इस 2 साल के दौरान मैंने शिफ्ट किया था कहीं और जॉब। तो मैंने कहा नहीं, मैं अब करेंटली मैं इस जगह के ऊपर जॉब कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जरा पेपर पे लिख के देते हैं उस जगह का नाम, एक और कंपनी का नाम और कंपनी की लोकेशन। मैंने वो दे दी। तो वो उन्होंने अपने सिस्टम में अपडेट कर दी। बस फिर उन्होंने यही पूछा मैरिटल स्टेटस एंड एवरीथिंग, एंड देन दे जस्ट सेड दैट कांग्रेचुलेशन सर, यू आर गुड टू गो। तो फिर मैंने उसके ऊपर उनको सवाल किया कि ये कितने दिन की मियाद है इसकी, यानी कि एक्सपायरी, ये टाइमलाइन कितनी है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इट इज लिंक विद योर, जो प्री वीजा हमारा प्री वीजा इंटरव्यू हमारा जो वो होता है, मेडिकल होता है, तो मेडिकल की रिपोर्ट जो होती है वो इंटरनेशनली 6 मंथ्स तक उस वो जो है वो लेजिट रहती है। तो इसलिए उसी उसी एक्सपायरी से या उसी एक्सपायरी डेट से हम वीजे की डेट को लिंक करते हैं। तो वो 6 महीने का उन्होंने कहा था कि 6 महीने का वीजा होगा। और फिर मैंने उस वक्त अपना पासपोर्ट जमा उनको डिपॉजिट कर दिया था, एंड दे सेड दैट आफ्टर 1 वीक यू विल बी गेटिंग द कॉल फ्रॉम द लोकल लॉजिस्टिक कंपनी to receive the passport. And exactly the same thing happened, that after 1 week I got the call from here in Saudi Arabia from a local logistic company, and they asked me to just come and pick up your passport, and I did that instantly. तो ये था मेरा माशाल्लाह से कोरू का एक्सपीरियंस, और ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जनवरी में लगा था, मैं अभी तक, आज मैं जुलाई में खड़े हुए हैं हम लोग। तो मैं इस दौरान जो है मैं 2 दफा अपने मैं विजिट करके आ चुका हूँ, और मुझे फिजिकल ग्रीन कार्ड भी मेरा इशू हो चुका है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगा कि ये जो हमारा EB2 NIW का इंटरव्यू है, ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। इट्स नॉट लाइक दैट B1 B2 वीजा के उसमें आपको ये शो करना है कि आपको अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद वापस अपनी होम कंट्री में आना है। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि आप वहां पे एज अ परमानेंट हम्म। रेजिडेंट रहेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। आपकी जस्ट वो मतलब यू कैन से एज अ सिटीजन, क्योंकि वो लोग बिल्कुल जब एज अ सिटीजन देख रहे होते हैं ना, बिल्कुल तो वो लोग आपसे फिर ये सवाल करते हैं कि आप परमानेंटली कब मूव कर रहे हैं। वो फिर ये सवाल करते हैं, वो ये नहीं कहते कि आप वापस कब आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्योंकि बेसिक मुझसे सवाल किया गया था, मैं सेकंड टाइम विजिट पे जा रहा था, तो दे वर आस्किंग मी दैट बिकॉज यू हैव बीन इशूड द ग्रीन कार्ड, सो व्हेन यू आर गोइंग टू मूव इट परमानेंटली, otherwise they also said this thing, otherwise after 1 year we will revoke this green card if you are not going to be settled here permanently, ये भी उन्होंने मुझे बोला था। दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं ये लास्ट क्वेश्चन के साथ फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे हमारी इस रिकॉर्डिंग को। मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है कि आप एक लाइन के अंदर कोरू कंसल्टेंट्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे, और किस तरह से आप और लोगों को रिकमेंड करेंगे, बताएंगे कि कोरू कंसल्टेंट्स EB2 NIW के हवाले से और आपकी जर्नी क्या रही। तो आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे? देखिए, मैं इसको एक लाइन में तो डिफाइन नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मैं इसको 2-3 अल्फाज के अंदर बता सकता हूँ, जो कि इसका एक कंक्लूजन निकल सकता है। हाईली प्रोफेशनल, डिसिप्लिन्ड एंड ऑनेस्ट। ठीक है। और ऑनेस्ट इस सेंस में कि मैंने कहीं फेसबुक पोस्ट पे भी देखा था कि लोग उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं कोरू के बारे में, लेकिन मैं क्योंकि मेरा केस पॉजिटिव रहा है, मैं मुझे पूरा ग्रीन कार्ड का पूरा मेरा प्रोसीजर हुआ है, तो मैं तो एज सच फेसबुक पोस्ट को बिल्कुल ही, मैं तो निगेट करूंगा। ठीक है, रिजेक्ट करूंगा कि उन लोग ने जो भी किया हुआ है। और उसकी ये भी वजह होती है कि कुछ लोग होते हैं जो मैंने सुना है, जो इस तरह की फेसबुक पोस्ट डालते हैं कि उनकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका नहीं हो पा रहा होता, तो वो फिर गंदा अपना ब्लेम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं बेसिकली। ये भी मैंने ये चीज नोट की है, क्योंकि आपके सामने मैं या मुझ जैसे और भी आपके सक्सेस स्टोरीज होंगी जिनको ग्रीन मतलब जिनको इमिग्रेंट वीजा लगा है। तो वो क्यों लगा है भाई, उनकी प्रोफाइल पूरा एज पर द EB2 रिक्वायरमेंट उतर रही थी, तो उनका हुआ। ठीक है। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह मैंने कहा कि मैं एक लाइन में नहीं, मैं 3 अल्फाज में कहूंगा, डिसिप्लिन, हाईली प्रोफेशनल एंड ऑनेस्ट। और ये तीन ही जो थे आप लोग के फैक्टर्स थे जिन्होंने मुझे वाकई में कंट्रोल करके रखा हुआ था, वरना मैं इस तरीके से अपनी जो अपनी कन्वर्सेशन में पहले बताया कि मैं अक्सर लूज कर जाता था टेम्पर,
लेकिन बट दे हैंडल्ड इट वेरी प्रोफेशनली। थैंक यू। और इसकी एक और भी वजह है कि जिस तरीके से आपके एमडी हैं वो एक बहुत बड़ा नाम उनका जुड़ा हुआ है। तो वो भी एक रिस्पेक्ट और वो भी एक स्टेक होता है मार्केट के अंदर। तो वो भी उस चीज को नहीं खराब करने देंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एंड इंशाल्लाह आपसे फर्दर भी मुलाकात डिस्कशन होती रहेगी इसी हवाले से। थैंक यू वेरी मच।